अध्याय 14 बड़े भैया। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ नाटक विधा में लिखा पाठ है। इसमें बचपन में हुए हंसी मजाक का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कैसे बड़े भाई के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं तथा हंसी मजाक करते हैं। आइए पढ़कर जानते हैं। व्याख्या। इस पाठ में एक प्यारी सी पारिवारिक बातचीत को दर्शाया गया है, जिसमें बच्चे अपने बड़े भाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनके दिल में बड़े भाई के प्रति आदर और सम्मान है, लेकिन साथ ही उनका बचपना भी सामने आता है, जिसमें वे बड़े भाई की नकल करते हैं और उनके बारे में हंसी मजाक करते हैं। यह बच्चों का स्वाभाविक तरीका है, जो यह बताता है कि रिश्तों में प्यार और मजाक दोनों का समावेश होता है। कठिन शब्दार्थ। नाटक विधा यह एक प्रकार की साहित्यिक विधा है, जिसमें पात्रों के संवाद और अभिनय के माध्यम से घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। सम्मान, आदर, सम्मान का भाव। हंसी मजाक हल्के फुल्के तरीके से किसी का मजा उड़ाना, निंदात्मक रूप से भी हंसी मजाक हो सकता है। प्रकट करना, जाहिर करना, व्यक्त करना। घर के सब बच्चे बड़े कमरे में इकट्ठे हैं, इधर उधर की बातचीत कर रहे हैं। व्याख्या। इस अंश में यह दिखाया गया है कि घर के सभी बच्चे एक बड़े कमरे में इकट्ठा हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। यह दृश्य पारिवारिक माहौल को दर्शाता है, जहां बच्चे आपस में बातचीत करते हुए समय बिता रहे हैं। इस प्रकार के माहौल में बच्चे एक दूसरे के साथ अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हैं, जो कि एक सामान्य और आरामदायक स्थिति होती है। कठिन शब्दार्थ। इकट्ठे, एक साथ, जमा होकर। बातचीत, बात करना, संवाद करना। कमरा, एक विशेष स्थान जहां लोग बैठते हैं या समय बिताते हैं। मदन, चुप चुप। अरे इतना हल्ला मचाकर क्यों बातें करते हो? बड़े भैया आते होंगे, तुम सबका हुलिया खराब कर देंगे। रमेश, हाँ। मदन हंसकर, बड़े भैया आकर एकदम बोलने ही लगेंगे, तुम कोई बच्चे हो, तुम्हें बोलने का भी शऊर नहीं है, तुम एकदम बेकार आदमी साबित होगे, तुम एकदम निकम्मे निकलोगे, तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकोगे। है न शीला? व्याख्या। इस अंश में मदन और रमेश बड़े भाई के आने की बात कर रहे हैं और आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। मदन बच्चों को चुप रहने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि बड़े भाई आते ही उनका मजाक उड़ा देंगे और उनकी बेकार बातें उन्हें डांट सकते हैं। रमेश भी बड़े भाई के बारे में हंसी मजाक करता है और कहता है कि बड़े भाई उन्हें निकम्मा या बेकार बना देंगे। शीला भी इसमें शामिल होती है और इस तरह से बच्चों के बीच बड़े भाई के बारे में हंसी मजाक चलता रहता है। कठिन शब्दार्थ। हुलिया, रूप, स्थिति। शऊर, समझ, ज्ञान, सही तरीका। निकम्मा, जो काम का न हो, जो कुछ न कर सके। बेकार, अव्यवस्थित, जिसका कोई उद्देश्य न हो। शीला, अजी और न जाने क्या क्या अपनी सनक में कहते ही चले जाएंगे। मदन, वैसे बड़े भैया नाराज होते हैं तो बड़े जल्दी ही खुश भी हो जाते हैं। कहते हैं, देखो देखो, तुम्हारी समझ में नहीं आया है।
मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब तुम ठीक नहीं समझे, बार बार एक ही बात दोहराते हैं। उनकी चिल्लपों से हम लोग थक जाते हैं, लेकिन वे हैं कि थकने का नाम नहीं लेते। व्याख्या। इस अंश में शीला और मदन बड़े भाई के बारे में बात कर रहे हैं। शीला कहती है कि बड़े भाई हमेशा अपनी सनक में कुछ न कुछ कहते रहते हैं। मदन बताते हैं कि बड़े भाई जब नाराज होते हैं तो बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं और अपनी बात बार बार दोहराते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें समझा नहीं गया। उनका व्यवहार ऐसा होता है कि उनकी चिल्लपों से घर के अन्य लोग थक जाते हैं, लेकिन बड़े भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता और वे अपनी आदतों से कभी नहीं थकते। कठिन शब्दार्थ। सनक, मन की क्रोधपूर्ण स्थिति, अजीब व्यवहार। थकने का नाम नहीं लेते, आराम से काम नहीं करना, निरंतर सक्रिय रहना। चिल्लपों, शोरगुल, हंगामा। शीला हंसकर ताली बजाते हुए, अजी सुनो भाई। अजी परसों बड़े भैया ने बहुत मजा किया। एक होटल में चाय पीने के लिए बैठे तो ऐसे बैठे कि जैसे वहां आप कोई नाटक रचने जा रहे हों। बड़े भैया के सामने एक शीशा टंगा था जिसमें वह रह रहकर अपना मुंह देखते थे और बाल संवारते थे। मैं कह, रमेश, झूठी कहीं की। तूने कहाँ देखा उनको? व्याख्या। इस अंश में शीला बड़े भाई की एक मजेदार घटना को बच्चों के बीच साझा कर रही है। वह बताती है कि कैसे बड़े भाई एक होटल में चाय पीते हुए इस तरह बैठे थे जैसे वह कोई नाटक रचने जा रहे हों। शीला कहती है कि बड़े भाई बार बार शीशे में अपना मुंह देखते थे और बाल संवारते थे, जिससे यह दृश्य और भी मनोरंजक हो गया था। लेकिन रमेश उन्हें झूठा कहकर इस घटना पर शक करता है और पूछता है कि उसने यह कहाँ देखा। यहाँ पर यह भी दर्शाया गया है कि बच्चों के बीच बड़े भाई के बारे में हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन यह मजाक प्यार और सम्मान का ही एक रूप है। कठिन शब्दार्थ। नाटक रचना, किसी घटना को नाटकीय रूप से प्रस्तुत करना, यहाँ मतलब बड़े भाई का अभिनय करना। शीशा, दर्पण, जिसमें व्यक्ति अपना चेहरा देखता है। बाल संवारना, बालों को सजा संवार कर ठीक करना। शीला, मैं पिताजी के साथ पास वाले कमरे में बैठी थी। उन्हें क्या पता कि शीला भी वहीं जमी है। किसी का इंतजार कर रहे थे। इतने में बड़े भैया के कोई दोस्त आए। काफी पहलवान जैसे थे। वह रम्मू है न, हमारा नौकर। उसके पास जो बीड़ी के बंडल रहते हैं उस पर उनकी शक्ल छपी रहती है। मदन आश्चर्य से, अच्छा। व्याख्या। इस अंश में शीला बड़े भाई के बारे में एक और मजेदार घटना बता रही है। वह बताती है कि वह पिताजी के साथ पास वाले कमरे में बैठी थी और बड़े भाई किसी का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान बड़े भाई के कुछ दोस्त आए जो काफी पहलवान जैसे दिखते थे। शीला यह भी बताती है कि उनके नौकर रम्मू के पास बीड़ी के बंडल होते थे जिन पर बड़े भाई के दोस्तों की तस्वीरें छपी होती थी। मदन को यह सुनकर आश्चर्य होता है क्योंकि यह घटना उनके लिए नई और मजेदार है। कठिन शब्दार्थ। जमी, बैठी हुई, स्थिर।
काफी पहलवान। यह शब्द बड़े भाई के दोस्तों के शरीर या उनके रूपरंग को बताते हुए उनके मजबूत व्यक्तित्व का संकेत देता है। रम्मू, यह एक काल्पनिक नाम है जो यहाँ नौकर के संदर्भ में दिया गया है। शक्ल, चेहरा, रूप। शीला, हाजी, वह फिर आकर बैठ गए। बड़े भैया बहुत खिलखिलाकर उनसे बातें करते रहे। बड़े भैया ने चाय मंगवाई, लेकिन वह होटल का बैरा थोड़ी देर में लेकर लौटा तो बड़े भैया एकदम अकड़ गए। वह पहलवान बाबू भी मारने को खड़े हुए। रमेश, अरे! फिर क्या हुआ? व्याख्या। इस अंश में शीला बड़े भाई की एक और मजेदार घटना का वर्णन करती है। शीला बताती है कि बड़े भाई अपने दोस्तों से खुश होकर बातें कर रहे थे और चाय मंगवाए हुए थे। लेकिन जब होटल का बैरा चाय लेकर देर से आया तो बड़े भैया का स्वभाव बदल गया और वह एकदम अकड़ने लगे। इस पर उनके दोस्त, जो काफी पहलवान जैसे दिखते थे, गुस्से में आकर मारने के लिए खड़े हो गए। रमेश इस मजेदार घटना को सुनकर और भी उत्सुक हो जाता है और पूछता है कि फिर क्या हुआ। कठिन शब्दार्थ। खिलखिलाकर, हंसी में मजा लेकर। अकड़ना, घमंड या गुस्से से बर्ताव करना। पहलवान बाबू, बड़े और ताकतवर दिखने वाले व्यक्ति। बैरा, होटल का कर्मचारी जो ग्राहक को सेवा प्रदान करता है। शीला, फिर क्या? फिर मैनेजर आया और उसने इन दोनों को बाहर निकलवा दिया, कान पकड़ती हुई, बाबा मेरा नाम न लगा देना, नहीं तो बड़े भैया कच्चा ही खा जाएंगे। हाँ। मदन, अरे चल। उनसे कौन कहेगा? जो कहे, पहले उसी की मरम्मत शुरू हो जाए। बड़े भैया के कर्तव्य मैं बताऊं तुम्हें। एक बार ऐसा हुआ। व्याख्या। इस अंश में शीला बड़े भाई और उनके दोस्तों के बारे में एक और मजेदार घटना का वर्णन करती है। शीला बताती है कि जब बड़े भाई और उनके दोस्त होटल में चाय पी रहे थे तो देर से चाय आने पर वह गुस्से में आ गए थे। फिर होटल का मैनेजर आया और उन्हें बाहर निकाल दिया। शीला हंसी के साथ कहती है कि वह अपना नाम न लगवाए, क्योंकि अगर बड़े भाई को गुस्सा आया तो वह किसी को भी सजा दे सकते हैं। मदन इस मजेदार घटना पर हंसी उड़ाते हुए बड़े भाई के करतबों के बारे में और बताने की तैयारी करता है। कठिन शब्दार्थ। कच्चा खा जाना, किसी को सजा देना, मारना। मरम्मत, सुधारना, ठीक करना। कर्तव्य, जो काम या क्रीड़ा दिखाने का तरीका हो, चमत्कारी काम। रमेश, चिल्लाकर, वह देखो, बड़े भैया आ गए। मदन, सहम कर, अरे बाप रे, कहाँ है, मर गए। बड़े भैया नहीं आए, सब हंसने लगते हैं। व्याख्या। इस अंश में रमेश बड़े भैया के आने की घोषणा करता है और मदन डर के साथ सवाल करता है कि बड़े भैया कहाँ हैं, मानो वह बहुत गुस्से में हों। लेकिन जैसे ही सब लोग बड़े भैया के आने की उम्मीद करते हैं, यह पता चलता है कि बड़े भैया नहीं आए और यह मजाक का विषय बन जाता है, जिस पर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। यहाँ यह दिखाया गया है कि बड़े भाई के आने पर बच्चे थोड़े डर के साथ मजाक करते हैं, लेकिन अंत में यह सब सिर्फ एक हल्के फुल्के हंसी मजाक के रूप में बदल जाता है। कठिन शब्दार्थ।
सहमकर, डर के साथ मर गए। यह एक मजाकिया और डर की स्थिति को व्यक्त करने का तरीका है। मदन, झेम कर, जाओ, मैं नहीं सुनाता, तुम लोगों ने मुझे डरा दिया। हाँ नहीं तो। रमेश, हम लोग देख रहे थे कि आप यह जो नकलें उतार रहे हैं वे बड़े भैया के सामने भी खुलेंगी कि नहीं? तुम सचमुच बड़े डरपोक हो, मदन। व्याख्या। इस अंश में मदन थोड़ा झेंपते हुए कहता है कि अब वह बड़े भैया के बारे में नकल नहीं सुनाएगा, क्योंकि उसे डर लगने लगा था। वह हंसी मजाक के दौरान थोड़ा डरकर झेंप गया था। रमेश उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वह नकलें केवल तब तक कर सकता है जब तक बड़े भैया सामने न आएं। रमेश मदन को डरपोक कहकर मजाक करता है और यह दर्शाता है कि बच्चों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक और हंसी मजाक चलता रहता है। कठिन शब्दार्थ। झेंप कर, शर्मिंदा होकर, संकोच करते हुए। नकलें उतारना, किसी के रूप में मजाक करना या उसकी नकल करना। डरपोक, जो डरता हो, निडर न हो। मदन, जी हाँ, मैं डरपोक हूँ, आप बड़े बहादुर हैं ना? बड़े बहादुर की दुम बनते हो, तो आओ सुनाओ न बड़े भैया के किस्से। बड़े भैया आकर वह कनकटाई करेंगे कि तबीयत आपकी सही हो जाएगी मियाँ, सारी बहादुरी हवा हो जाएगी। हवा। व्याख्या। मदन अपने डर को स्वीकार करते हुए रमेश से चिढ़ाते हुए कहता है कि वह डरपोक है और रमेश बड़ा बहादुर है। फिर वह रमेश से बड़े भैया के किस्से सुनाने को कहता है और मजाक में कहता है कि बड़े भैया के सामने रमेश की सारी बहादुरी हवा हो जाएगी। कनकटाई का मतलब है एक प्रकार की सजा या चिढ़ाना। यह मजाक के रूप में दिया गया है, जिसमें मदन रमेश को चिढ़ाता है कि बड़े भैया के सामने रमेश की बहादुरी खत्म हो जाएगी। कठिन शब्दार्थ। डरपोक, जो डरता हो, निडर न हो। बहादुर, निडर, साहसी व्यक्ति। कनकटाई, किसी को तंग करना या सजा देना, चिढ़ाना। शीला, अरे चलो चलो, बहादुर बनने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर देख रही हूँ। जैसे उनके आने का वक्त होगा मैं चिल्ला दूंगी। तुम सुनाओ जी, मदन। व्याख्या। शीला रमेश को मजाक करते हुए कहती है कि उसे बहादुर बनने की जरूरत नहीं है। वह बाहर जाकर देखेगी कि बड़े भैया का आने का समय हो तो वह चिल्लाकर सबको बता देगी। फिर वह मदन से कहती है कि वह बड़े भैया के किस्से सुनाए। यहाँ पर शीला रमेश के डर और उसकी हंसी मजाक को और बढ़ाती है, जिससे पूरे माहौल में हल्का फुल्का मजाक चलता है। कठिन शब्दार्थ। बहादुर, निडर, साहसी व्यक्ति। चिल्ला दूंगी, आवाज से बताना, घोषणा करना। मदन, बड़े भैया कॉलेज में एक दिन कबड्डी खेल रहे थे। जानते ही हो, एक हड्डी के आदमी जब बड्डी बड्डी कहकर उधर बढ़े तो इनकी टांग धर ली। बंगाली कुर्ता पहने थे बेचारे। पकड़ने वाले के हाथ में कुर्ते की एक आस्तीन आ गई, बड़े भैया धम्म से गिर पड़े। जज ने उनको हटा दिया। मैं भी खड़ा खेल देख रहा था। मुझको देखकर वे बिगड़ गए। कहने लगे, यहाँ क्या कर रहे हो? दिन भर खेलते ही रहते हो कि किताब भी छूते हो? व्याख्या।
इस अंश में मदन बड़े भैया के एक कबड्डी मैच में भाग लेने का मजेदार किस्सा सुनाता है। वह बताता है कि बड़े भैया कबड्डी खेलते हुए गिर गए थे और उनका कुर्ता फट गया था। जज ने उन्हें खेल से बाहर कर दिया था। फिर मदन भी मैच देख रहा था और बड़े भैया ने उसे देखकर चिढ़ते हुए कहा कि वह खेल की बजाय किताबों में ही खोया रहता है। यह अंश बड़े भैया के स्वभाव और उनकी मजेदार चिढ़ाने वाली बातों को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। हड्डी का आदमी, तगड़ा और मजबूत व्यक्ति। बड्डी बड्डी, कबड्डी के दौरान जोर सेने की आवाज। धम से गिरना, जोर से गिरना, अचानक गिरना। आस्तीन, कुर्ते का हिस्सा जिसे पकड़ने पर वह फट गया था। शीला, यह तो तब है कि बड़े भैया बहुत कमजोर हैं। बुढ़ों की तरह सिर हिलाकर कोई एक धक्का लगा दे तो 100 दुनमुनी खा जाए। रमेश, गंभीर मुद्रा में हम लोगों को चाहिए कि बड़े भैया की तंदुरुस्ती पर खास तौर से ध्यान दें। आखिर हम न करेंगे तो कौन करेगा? व्याख्या। इस अंश में शीला बड़े भैया की कमजोरी का मजाक उड़ा रही है। वह हंसी मजाक में कह रही है कि अगर किसी ने उन्हें एक धक्का भी दे दिया तो वे गिर जाएंगे। इसके बाद रमेश गंभीर होते हुए कहता है कि हमें बड़े भैया की तंदुरुस्ती का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यह अंश बड़े भैया के स्वास्थ्य और उनकी देखभाल को लेकर बच्चों के बीच एक हल्की फुल्की चिंता और मजाक को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। दुनमुनी, शरीर में चोट लगने पर उत्पन्न होने वाली पीड़ा। यहाँ यह मजाक में कहा गया है। तंदुरुस्ती, सेहत, शरीर की फिटनेस। ध्यान देना, किसी पर या किसी चीज पर ध्यान लगाना, उसका ख्याल रखना। मदन, सोचकर हमारे छोटे मामा रोज एक एक मन के मुकद्दर भांजते हैं। कहो तो 4-5 दिन के लिए मांग लाए। रमेश और भाई, तुम लोग कहो तो पिताजी के लिए रोज 24 बादाम पीसे जाते हैं, मैं 3-4 रोज चुरा लाया करूं। व्याख्या। इस अंश में मदन और रमेश एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए घर के दूसरे सदस्यों के बारे में बात करते हैं। मदन छोटे मामा की बात करता है, जो रोज मुकद्दर, एक भारी उपकरण, भांजते हैं, और वह कहता है कि वे 4-5 दिन के लिए यह मुकद्दर उधार ले सकते हैं। रमेश फिर मजाक में कहता है कि वे पिताजी के लिए रोज जो 24 बादाम पीसते हैं, वे 3-4 बादाम चुरा लाएंगे। यह अंश बच्चों के बीच हल्की फुल्की हंसी मजाक और एक दूसरे को चिढ़ाने की स्थिति को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। मुकद्दर, एक भारी उपकरण जो प्रायः वजन उठाने या बल दिखाने के लिए उपयोग होता है। चुरा लाना, चोरी करना। मजाक में कहा गया है कि रमेश बादाम चुरा लाने का सुझाव देता है। पीसना, बादाम को छोटे टुकड़ों में पीसकर उनका उपयोग करना। शीला, गंभीरता के साथ, हमारे दादा तो सवेरे उठते बैठते हैं। उनके हाथ बहुत मोटे मोटे हैं। जरा सा हाथ चलाते हैं तो मुसरियां निकल आती है। हम लोगों को तो बड़े भैया कान पकड़वा कर उठाते बिठाते हैं कि बुद्धि सुधर जाए। मेरी तो राय है कि बड़े भैया भी कान पकड़कर 10-15 बार उठा बैठा करें, तंदुरुस्ती भी ठीक हो जाए और बुद्धि भी ठीक हो जाएगी, है न? व्याख्या।
इस अंश में शीला मजाक करते हुए बड़े भैया की तंदुरुस्ती और समझदारी पर टिप्पणी करती है। वह कहती है कि उनके दादा तो बहुत तगड़े हैं और सुबह सुबह उठते बैठते हैं। उनके हाथ इतने मोटे होते हैं कि थोड़ी मेहनत करने से ही मुसरिया, सिर की ललाट पर दिखने वाली नस, बाहर आ जाती है। इसके बाद वह कहती है कि बड़े भैया हमें कान पकड़कर उठाते बिठाते हैं ताकि हमारी बुद्धि सुधर जाए। शीला की राय है कि बड़े भैया को भी ऐसा करना चाहिए ताकि उनकी तंदुरुस्ती और बुद्धि दोनों ठीक हो जाएं। यह अंश बच्चों के बीच हंसी मजाक और एक दूसरे को सुधारने की प्यारी कोशिश को दर्शाता है। शीला बड़े भैया की तंदुरुस्ती और बुद्धि पर चुटकी लेती है, जो बच्चों के बीच की हल्की फुल्की नोकझोंक और प्रेमपूर्ण संवाद को दिखाता है। कठिन शब्दार्थ। मुसरिया, सिर पर उभरी हुई नस, जो मेहनत या अधिक काम करने पर दिखती है। कान पकड़वा कर उठाना, मजाक में बच्चों को सही राह पर लाने के लिए यह कहा जाता है कि उन्हें अनुशासन के लिए उठाना। तंदुरुस्ती, अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक फिटनेस। दोना, हाँ ठीक कहती हो। रमेश, बेचारे बड़े भैया हम लोगों के लिए कितना करते हैं, लेकिन हम लोग उनके लिए कुछ नहीं करते। व्याख्या। इस अंश में दोना और रमेश बड़े भैया के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोना बड़े भैया के बारे में शीला की बातों से सहमत होती है, जबकि रमेश यह महसूस करता है कि बड़े भैया हमेशा उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन वे उनके लिए कुछ नहीं करते। यह अंश बच्चों के बीच एक भावनात्मक संवाद को दर्शाता है, जहां वे बड़े भैया के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान की भावना व्यक्त कर रहे हैं। कठिन शब्दार्थ। बेचारे, जिनकी हालत या स्थिति दुखद हो, जिन्हें सहानुभूति या दुख महसूस हो। कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद। मदन, अब की उनकी सालगिरह मना ली जाए। शीला, कब है जी? मदन, 1 अप्रैल को बता रहे थे बड़े भैया। सब हंसते हैं। व्याख्या। इस अंश में मदन बड़े भैया की सालगिरह मनाने का सुझाव देता है और जब शीला पूछती है कि कब है, तो मदन मजाक करते हुए बताता है कि 1 अप्रैल को है। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाने की परंपरा होती है, इसलिए सब हंस पड़ते हैं। यह अंश बच्चों के बीच हल्के फुल्के मजाक और आपस में होने वाली शरारत को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। सालगिरह, जन्मदिन, किसी महत्वपूर्ण घटना की सालगिरह मनाना। अप्रैल फूल, 1 अप्रैल को होने वाली एक परंपरा, जिसमें लोग एक दूसरे को मजाक में धोखा देते हैं। शीला, ठीक है, ठीक। हम लोग अब की 1 अप्रैल को उनका जन्मदिन मनाएंगे। सब लोग उन्हें एक एक उपहार देंगे। शीला, चिल्लाकर, होशियार। आ गए, आइए आइए। बड़े भैया। बड़े भैया का प्रवेश। व्याख्या। इस अंश में शीला ने पहले कहा कि वे अब की 1 अप्रैल को बड़े भैया का जन्मदिन मनाएंगे और सब उन्हें उपहार देंगे। फिर शीला चिल्लाकर कहती है कि बड़े भैया आ गए हैं और सब बच्चे उत्साहित होकर उनका स्वागत करते हैं। यह अंश बच्चों के बीच उत्साह और स्वागत की भावना को दर्शाता है, साथ ही बड़े भैया का इंट्रोडक्शन भी होता है। कठिन शब्दार्थ। उपहार। उपहार का मतलब होता है तोहफा, जिसे हम किसी को अच्छे अवसर पर देते हैं।
होशियार। यहाँ शीला बड़े भैया के आने के संकेत के रूप में होशियार कहकर बच्चों को सावधान करती है। बड़े भैया नाराजगी के स्वर में, यह क्या हो रहा है? मुझको जरा सी देर हो जाए तो तुम लोग जमीन आसमान एक कर देते हो। क्या हो रहा था अभी? शीला, मैं बताऊं बड़े भैया। व्याख्या। इस अंश में बड़े भैया नाराजगी के स्वर में बच्चों से पूछते हैं कि क्या हो रहा था, क्योंकि वे जब भी थोड़ी देर के लिए कहीं जाते हैं तो बच्चे शोर मचा देते हैं। वे बच्चों के व्यवहार को देखकर असमंजस में होते हैं। फिर शीला बड़े भैया से पूछती है कि क्या वह बताना चाहती है कि हो क्या रहा था। यह अंश बच्चों और बड़े भैया के बीच संवाद और हल्की फुल्की नोकझोंक को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। नाराजगी, गुस्सा या असंतोष, जब कोई व्यक्ति किसी चीज से संतुष्ट नहीं होता। जमीन आसमान एक कर देना, बहुत शोर मचाना, एक ही बात को लेकर काफी हलचल करना। मदन, धीरे से, मैं कहूँ बड़े भैया। बड़े भैया, हाँ, क्या बात थी? व्याख्या। इस अंश में मदन धीरे से बड़े भैया से पूछता है कि क्या वह कुछ बताना चाहता है, लेकिन वह संकोच के साथ पूछता है। बड़े भैया उत्तर में पूछते हैं कि क्या बात है। यह अंश उस हल्की फुल्की नोकझोंक और बातचीत को दर्शाता है जो बच्चों और बड़े भैया के बीच होती है। कठिन शब्दार्थ। संकोच, झिझक, किसी बात को कहने में शर्म या हिचकिचाहट। उत्तर, प्रतिक्रिया या जवाब, जो किसी सवाल या पूछताछ के बाद दिया जाता है। शीला, आपकी सालगिरह मनाने की बात हो रही थी। बड़े भैया, हंसकर, तुम्हें क्या पता कि मैं कब पैदा हुआ था? व्याख्या। इस अंश में शीला बड़े भैया से कहती है कि उनकी सालगिरह मनाने की बात हो रही थी, लेकिन बड़े भैया हंसी में जवाब देते हुए कहते हैं कि शीला को यह कैसे पता कि वह कब पैदा हुए थे। यह अंश बच्चों और बड़े भैया के बीच की हंसी मजाक को दर्शाता है, जहां बड़े भैया अपनी जन्मतिथि पर मजाक करते हुए जवाब देते हैं। कठिन शब्दार्थ। सालगिरह, जन्मदिन, किसी महत्वपूर्ण घटना की सालगिरह मनाना। हंसकर, हंसी के साथ, मजाक करते हुए। शीला, बड़े भैया, मदन बता रहा था कि आप 1 अप्रैल को पैदा हुए थे। बड़े भैया, पकड़ने के लिए दौड़ते हुए, शैतान कहीं का। अच्छा चल। शीला भाग जाती है। व्याख्या। इस अंश में शीला बड़े भैया से कहती है कि मदन ने बताया था कि उनका जन्मदिन 1 अप्रैल को है। यह सुनकर बड़े भैया मस्ती में आकर शीला को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। शीला उनके पीछे भाग जाती है। यह अंश बच्चों के बीच के हल्के फुल्के मजाक और मस्ती को दर्शाता है, जिसमें बड़े भैया को चिढ़ाने के लिए उनकी तारीख जन्म पर मजाक किया जाता है। कठिन शब्दार्थ। शैतान, मजाक में किसी को चिढ़ाने के लिए कहे जाने वाला शब्द। पकड़ने के लिए दौड़ना, किसी को पकड़ने की कोशिश करना। संदेश, बड़ों के प्रति सम्मान व्यक्त करना। बड़ों को भी छोटों से प्यार की भावना रखनी चाहिए। इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें बड़ों के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। हमें अपने बड़ों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि वे हमें सिखाते हैं और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इसके साथ ही बड़ों को भी छोटों से प्यार और स्नेह की भावना रखनी चाहिए। छोटे और बड़े के बीच प्यार और सम्मान का रिश्ता होना चाहिए, जिससे समाज में एक स्वस्थ और सशक्त वातावरण बना रहे। कठिन शब्दार्थ: स्निग्धता, प्यार, स्नेह और गर्मजोशी। स्नेह, किसी के प्रति प्रेम और आदर की भावना। विनोद, मजाक, हंसी ठाके, हल्का फुल्का मनोरंजन। निष्कर्ष, समरी। प्रस्तुत पाठ में एक हंसी मजाक और स्नेहपूर्ण वातावरण का वर्णन किया गया है, जिसमें छोटे भाई बहन बड़े भाई के प्रति अपने आदर्श और सम्मान को प्रकट करते हैं। पाठ में बच्चों के आपसी संवाद, बड़े भाई के प्रति उनकी भावनाएं और हल्की फुल्की नोकझोंक का चित्रण किया गया है। बड़े भाई के साथ हंसी मजाक करते हुए वे उनकी शख्सियत को समझते हैं और उन्हें प्यार और सम्मान भी दिखाते हैं। यह नाटक बच्चों के बीच स्नेह, आदर और हंसी खुशी का संदेश देता है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। बड़े भाई का सम्मान। बच्चों को अपने बड़े भाई बहन का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। स्नेह और प्रेम की भावना। परिवार में प्रेम और आदर की भावना का होना बहुत जरूरी है, जिससे परिवार का माहौल अच्छा और संतुलित रहता है। हंसी मजाक में भी सम्मान। हंसी मजाक करते समय भी हमें एक दूसरे का सम्मान बनाए रखना चाहिए, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे।